हेलो दोस्तों, जेपीएससी 2021 के लिए अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अब हमारा अगला सेक्शन जो है, अगला सब्जेक्ट वो है ज्योग्राफी। झारखंड का ज्योग्राफी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड का सिलेबस में मेंशन है 10, लेकिन ये एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन अगर हो तो ये हमारा 20 मार्क्स का ये सब्जेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब ये पूरा हमने कवर किया है, उसी तरह से कवर किया जो पहले किया था। हम लोग एकदम शॉर्ट में बना के किया है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, जो हमें आसानी से इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं। झारखंड राज्य का कोई निश्चित आकार नहीं है। जैसे कोई भी आकार होता है, या गोलाकार हो या चतुर्भुज के आकार का हो, इसका कोई आकार है नहीं झारखंड का। ठीक है, ये एक व्यापक उत्तरी भाग और एक संकीर्ण दक्षिण भाग के साथ एक अनाकार रूप प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है झारखंड का। इसका होगा 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? ये है 463 किलोमीटर। और ये कितना से कितना फैला हुआ है? अगर ऐसे बात अक्षांश से बात करें, कितना से फैला हुआ है? ये 21 डिग्री 57 मिनट उत्तर से अक्षांश से ऊपर की ओर जाता है, और ये 25 डिग्री 18 डिग्री अक्षांश तक है। और अगर ये बात करें ऐसे कि कितना है ये देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट से ये 87 डिग्री 57 तक। ये याद रख लीजिएगा, ये एक्सटेंट होता है जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, जो अक्षांश का जो है कितना कितना में फैला हुआ है और देशांतर कितना कितना फैला हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में से पूछ देता है कि झारखंड का विस्तार कितना में है, और ऑप्शन रहेगा उसमें, उस ऑप्शन में से आपको ये चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। ये एक भूमिबंध राज्य है। भूमिबंध मतलब ये लैंडलॉक जिसको कहते हैं, ये चारों तरफ से ये दूसरे राज्य से घिरा हुआ, मतलब इसका डायरेक्ट समुद्र से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये एक भूमिबंध राज्य है जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से 5 राज्य, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन कौन से राज्य, क्योंकि झारखंड मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा राज्य झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो उसका ऑप्शन में से आपको याद होना चाहिए। जो नहीं है तो उसका आंसर वो होगा। देख लेते हैं कौन कौन सा करते हैं। उत्तर में कौन करता है? उत्तर में ये बिहार करता है। बिहार तो करेगा ही दोस्तों, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर के झारखंड बना है। पहले झारखंड को साउथ बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 2000 में अलग हो गया। और पश्चिम में कौन है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में इसका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसका दक्षिण में कौन है? दक्षिण में है ये उड़ीसा। इसके दक्षिण में जो है ये उड़ीसा है। ठीक है, और पूर्व में कौन है? पूर्व में जो है ये पश्चिम बंगाल है। ये पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब इसका पूरा राज्य का कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका क्षेत्र। इसकी आबादी कितनी है? आबादी हमने सेंसस में किया है। अगर आपने जनसंख्या का वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए। उसमें पूरा डिटेल में जितना भी है जनसंख्या जो झारखंड का रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट वाइज और वहाँ का डेंसिटी, ये सब हमने कवर किया है। वहाँ पे सेक्स रेशियो, लिटरेसी और कंपेयर भी किया है 2001 से लेकर के 2011 में क्या क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। इसकी आबादी कितनी है? ये है 3,29,88,134। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, डायरेक्ट फैक्ट में पूछ सकता है, ये हमें याद होना चाहिए। क्योंकि झारखंड का आबादी कितना है? ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, ये 2011 के सेंसस के अनुसार। अगला देखते हैं। झारखंड जो तत्कालीन बिहार में शामिल था, मतलब जब कब? ये 1912 का बात कर रहा, तब ये झारखंड तो बिहार में ही था। 2000 के पहले का बात है। 1 अप्रैल को बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, पहले जो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब एक था, उसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे। लेकिन ये 1 अप्रैल 1912 में ये जो बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, उस समय उड़ीसा भी बिहार में शामिल था। जो 12 में था, 1912 में जो था ये बिहार और प्लस ये उड़ीसा जो था इसी का साथ था। ठीक है, अब बिहार को 24 साल के बाद 1936 में विभाजित किया गया और उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया। ठीक है, ये 24
साल के बाद जब बना था 1912 के बाद 24 साल 1936 में अलग कर दिया गया। ठीक है, ये पेपर 1 में पूछ सकता है दोस्तों कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग कर दिया या बिहार और उड़ीसा को कब बांट दिया गया, क्योंकि ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो झारखंड जो है ये बिहार से बना हुआ है और बिहार का हिस्ट्री जो है झारखंड हिस्ट्री से ये सब हमें ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और सरायकेला जो है, सरायकेला खरसावां एक जगह है, उसको बाद में 1948 में बिहार में शामिल किया गया। ये पहले बिहार का हिस्सा नहीं था, उसमें शामिल किया गया। बिहार को 1956 में फिर एक बार काट दिया गया था जब लगभग 5,573 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी यहाँ वर्ग किलोमीटर होगा दोस्तों, ये वर्ग किलोमीटर छूट गया यहाँ पे, 5,573 वर्ग किलोमीटर जो है काटकर पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। ठीक है, नतीजतन क्या हुआ था, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 1936 में 1,79,611 वर्ग किलोमीटर से घट करके 1956 में 1,74,038 वर्ग किलोमीटर हो गया था। ये यहाँ से यहाँ घट गया था क्योंकि इसको 5,573 वर्ग किलोमीटर इससे काट करके बंगाल में मिला दिया गया था। अब देखते हैं झारखंड का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिहार को एक बार फिर 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया। ये इस दिन को ये झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये सबको याद ही होगा लगभग। झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में उभरा। भारत का लगभग कितना, ये याद रखिएगा, 2.72 मतलब 2.72% आबादी झारखंड में रहती है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या का औसत घनत्व भारत का लगभग, ये घनत्व जी याद रखना पड़ेगा, ये जो झारखंड का है कितना है, 414 है। ठीक है, ये लेटेस्ट है 2011 के अनुसार। ठीक, और जो धनबाद राज्य जो है सबसे घनी आबादी वाला जिला है। हमने देखा है जनसंख्या वाला वीडियो, अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें जनसंख्या में सबसे ज़्यादा घनत्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे कम वाला कौन सा है, और 4 ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम ऐसे रैंक में हमने वहाँ पे उसको कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ बात है, ये धनबाद जो राज्य का सबसे घनी वाला है। हालांकि हमने वहाँ भी बताया था कि जितना भी जो क्वेश्चन है वो लोग हो सकता है कि अगर ऑप्शन में रांची और धनबाद रहे तो लोग रांची को ऑप्शन मानने के लिए ज़्यादातर वो क्या करेंगे, रांची का ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि सोचेंगे रांची इज़ कैपिटल ऑफ झारखंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ का है, ये धनबाद का है, और सबसे कम कहाँ का है, सिमडेगा का। कितना है, 160 है। अब देखिए, ये राज्य है जिसे अब तक छोटा नागपुर पठार के रूप से जाना जाता था। ये झारखंड को पूरा छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता था। आपने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी या पेपर 1 में अगर पढ़ा होगा ज्योग्राफी, तो उसमें जो है छोटा नागपुर पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके नाम से जाना जाता था। तो ये प्रायद्वीपीय टेबल लैंड का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपण जो गोंडवाना का हिस्सा है, ये जो है गोंडवाना का हिस्सा है। झारखंड गोंडवाना का हिस्सा है या नहीं, ये सही कथन है या नहीं, तो ये सही कथन है। झारखंड का छोटा नागपुर जो है गोंडवाना का हिस्सा है। अब देखते हैं आगे, इसका भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक गठन प्रारंभिक काल से उत्पन्न होता है और हाल के काल में आता है। एकदम सबसे जो स्टार्टिंग पीरियड था तब से स्टार्ट होता है, क्योंकि छोटा नागपुर बहुत पुराना माना जाता है, तब से स्टार्ट होकर के हाल में भी उसका जो अभी है रिसेंट जो है उसमें भी उनके डेवलपमेंट हुए हैं। अब छोटा नागपुर पठार 700 मिलियन वर्ष पहले का है। ठीक है, कितना का है, 700 मिलियन वर्ष, ये याद रख लीजिएगा। ये पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में रहेगा 700, 600, 500, 400 ऐसे कुछ रहे, तो आपको याद रखना है कि 700 मिलियन वर्ष पहले बना था। कब बना था, ईओसिन युग में बना था। ठीक है, ईओसिन युग में बना था। ये हिमालय के पहले स्पर्श तिब्बत को छोड़ करके पृथ्वी का प्रकट हुए थे। ये जो पहले जो हिमालय के जब बन रहा था फॉर्मेशन, उससे पहले इसका हुआ था। अब देखिए, झारखंड के निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। कौन कौन से है भाग है, अलग अलग फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्कियन फॉर्मेशन, दूसरा है धारवाड़ फॉर्मेशन, तीसरा है विंध्य फॉर्मेशन, चौथा है गोंडवाना फॉर्मेशन, फिफ्थ है क्रेटेशियस फॉर्मेशन, सिक्स्थ है टर्शरी फॉर्मेशन। अब एक एक करके सबको देखेंगे आराम से, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से कवर किया, पूरा जो ज्योग्राफी है उसको पूरा कवर कर लिया है। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सभी को कवर किया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, फर्स्ट देखते हैं आर्कियन फॉर्मेशन। छोटा नागपुर पठार के लगभग 2/3 हिस्से आर्कियन फॉर्मेशन के हैं। कितना, 2/3, 2/3 हिस्से जो है आर्कियन फॉर्मेशन का है। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें ग्रेनाइट मिलता है और नीस। ठीक है, इन पर हावी है।
लेकिन मामूली संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ याद रखने का है कि आर्कियन फॉर्मेशन 2/3 है, 2/3, और इसमें मुख्य तौर पे ये ग्रेनाइट और नीस इस पे हावी करते हैं। दूसरा आप देखते हैं धारवर्त संरचना। धारवर्त संरचना क्या है? ये संरचना झारखंड के दक्षिणी सिरे में स्थिर है। कहाँ पे? दक्षिणी सिरे में। अगर ये पूछ सकता है कोई ऑप्शन में ये दे दे कि धारवर किस में है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो आपको याद होना चाहिए दक्षिण सिरे में स्थित है। ये क्षेत्र बहुत फेमस है, किस लिए फेमस है? ये लौह आयस्क के लिए फेमस है, काइनाइट के लिए फेमस है, और जैसे धातु, जितने भी धातु खनिज के भंडार है, ये है कौन? धारवर जो है खनिज के भंडार है, याद रखिएगा। वे कोल्हन की अधिकांश ऊपरी भूमि पर कब्जा करते हैं। कोल्हन के एरिया जो है वहाँ पे धारवर ज़्यादातर वहाँ पे फैला हुआ है। अगला देखते हैं विंध्य संरचना। विंध्य संरचनाएं सोन नदी घाटी के साथ, ये याद रखिएगा, सोन नदी घाटी के साथ उत्तर पश्चिमी झारखंड में केंद्रित है। विंध्य संरचना के आसपास कौन सा नदी है? ये सोन नदी है, याद रखिएगा। गढ़वा और पलामू जिले में जिले इस क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, विंध्य कौन कौन रीजन में पाया जाता है? गढ़वा और पलामू। अगर ये क्वेश्चन रहे कि विंध्य पाया जाता है गढ़वा पलामू, एक ऑप्शन रहे, दूसरा रहे दुमका रहे या चतरा रहे, इस तरह से आपको चुनना है कि ये गढ़वा और पलामू जो है विंध्य रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्या क्या कौन से एरिया में पाए जाते हैं। हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो सबसे पहले जो है आर्कियन में देखा हमने, ग्रेनाइट और नीस पाया जाता है, और इसमें धारवर में क्या पाया जाता है? धारवर में लौह अयस्क पाए जाते हैं, और विंध्य संरचना में क्या पाया जाता है? ये चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं गोंडवाना संरचना। गोंडवाना संरचना पश्चिम में लातेहार से पूर्व में झरिया और रानीगंज कोयले क्षेत्र तक फैली हुई है। अधिकांश कोयला इसी सीमा में स्थित है। बस ये याद रखिएगा, गोंडवाना में क्या मिलता है? ये फेमस किस लिए है? कोयला के लिए फेमस है। सब जितना भी क्षेत्र है सबका हमने बता दिया है, इससे पहले फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? आर्किक में क्या है? ग्रेनाइट है और नीस है। धारावर में क्या है? इसमें ज़्यादा लौह अयस्क है और काइनाइट है। विंध्या में क्या है? विंध्या जो सोन नदी घाटी में स्थित है, और इसमें क्या है मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, और जैसे खनिज पाए जाते हैं। गोंडवाना जो ये कोयला के लिए फेमस है, ये झरिया से और रानीगंज जो है और लातेहार से पूरा फैला हुआ है। अगला देखते हैं क्रिटेशियस फॉर्मेशन। ये डेक्कन ट्रैप के उद्भव के कारण ये संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो बना था, जब उद्गम हुआ था, उद्भव, इसके लिए ये क्रिटेशियस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका बाहरी भाग पलामू और रांची तक फैला हुआ, ये रांची और पलामू तक फैला हुआ है क्रिटेशियस। इस पठार के सतह पे लेटराइट और कुछ स्थानों पर बॉक्साइट पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, कौन कौन से कहाँ पाया जाता है, ये सब में हमने इंपॉर्टेंट करके बताया है, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करके मिलान वाला क्वेश्चन में या ऑप्शन में डायरेक्ट दो दो करके दे दिया जाए तो आपको चुनना पड़ेगा कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है। अगला देखते हैं, लास्ट जो है ये टर्शियरी संरचना। टर्शियरी संरचनाएं नदी घाटी और अन्य अवसादों तक ही सीमित है। ये रिसेंट है, इसलिए इसमें ज़्यादा उतना कुछ खास है नहीं। अब अगला देखते हैं, देखिए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 120 मीटर से लेकर के 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के विभिन्न क्षेत्र है। ठीक है, अगर उसको जियोग्राफिकल रिलीफ और फीचर्स का बात करें, हाइट में 120 से लेकर के 1000 तक करके ऊंचाई की भाग विभिन्न क्षेत्र है। ठीक है, कहीं 120 है और उसके बीच में है। ठीक, नदी घाटियों केवल 120 मीटर ऊंची है, लेकिन पहाड़ियाँ जो 1000 के ऊपर तक उठती है। ठीक है, 1000 से ऊपर उठती है। अब ये पहाड़िया राज्य जो है पश्चिमी भाग में स्थित है। जितना भी पहाड़िया जो है ये पश्चिम भाग में। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि झारखंड के किस भाग में पहाड़िया पाई जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा कि ये पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, ये और पठार के पाट के रूप में से आ जाता है। और पहाड़िया को किस नाम से जाना जाता है? ये पाट के रूप में जाना जाता है, पाट। ये पार्ट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो आता रहता है। पिछले साल का क्वेश्चन एक भी दिखा होगा, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है झारखंड का जिसमें पार्ट के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब ये राष्ट्रीय एटलस जो है कौन बनाए थे? एसपी चैटर्जी के उन्होंने बनाया था विभिन्न उन्नयनों के लिए। उन्नयन मतलब एलिवेशन के, अलग अलग लेवल और लेयर को बनाते थे, एलिवेशन कहते हैं। उसके अनुसार इन्होंने 24 समूह पे वर्गीकृत किया है। ये देख लेते हैं, 24 हम पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको हमने 4 भागों में फिर विभाजित करके फिर वो एक एक करके उन सबको देखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ये उत्तरी कोयल बेसिन है, फिर पाट हमने बताया, पाट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रांची का जो पठारी भाग है वो है, हजारीबाग का पठार है, कोडरमा पठार, राजमहल, हाईलैंड्स, दामोदर बेसिन, पंच परगना का मैदान, पोरहट हाईलैंड, धालभूम,
उसके बाद धनजोरी रेंज, कोल्हन अपलैंड, सिंहभूम मैदान, सिमडेगा पठार, दलमा रेंज, चाईबासा मैदान, सरंडा पहाड़ी रेंज, दक्षिण कोयल बेसिन, शंख बेसिन, अजय घाटी और विच्छेदित देवघर क्षेत्र और चतरा का पठार और ये छतरपुर का मैदान और उत्तरी भाग। ये देखिए दोस्तों, आप हम शायद अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, हमें इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि ये इतना 24 भागों में बांटा था। लेकिन हम अपना मतलब आसानी के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 4 भागों पे वर्गीकृत करके उनको हम आराम से एक एक करके पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उपयोग कितने में, ये 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है पाठ। ये पाठ हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, रांची पठार के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये जो पाठ है कहाँ पे स्थित है, रांची पठार के पश्चिम में। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि पाठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपको ये आ जाएगा कि रांची पठार के पश्चिम में स्थित है, पूर्व में स्थित है, दक्षिण में स्थित है और उत्तर में है। तो आपका आंसर होगा ये पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम गुमला से लोहरदगा और पलामू तक फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पाठ जो कौन सा क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत सारे स्टेटमेंट में से, कथन में से एक ये होगा, ये उत्तर पश्चिम गुमला से लोहरदगा और पलामू तक फैला हुआ है। तो ये आपको आंसर ये टिक करना है। ठीक है, और इसमें पठार का उच्चतम भाग कितना है, 1200 मीटर है। पाठ का मतलब इस पार्ट को पठार कहते हैं ना, इस पार्ट का जो है 1200 मीटर है और अन्य क्षेत्र में ये 1000 और 800 मीटर के बीच में है। ठीक है, लेकिन पार्ट क्षेत्र में जो है ये 1200 सबसे ऊंचाई है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो है उच्च पार्ट देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये सबसे पहले जो है ये 1260 मीटर है, किसका है, ये नेतरहाट का। नेतरहाट का कितना है, 1260। और दूसरी बात है ये गणेशपुर, गणेशपुर का कितना है, गणेशपुर का है 1250। उसके बाद ये जनीरा का कितना है, जनीरा का 1225। ये तीनों का याद रख लीजिएगा, फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शानू और सरयू महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो कोयल और शंख नदी द्वारा विच्छेदित है। ठीक है, शानू और सरयू जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ है जो कोयल और शंख इसके बीचों बीच बहती है, तो उनको बांटती है। ठीक है, 2 झरने हैं 150 मीटर की गिरावट के साथ, कौन कौन सा, ये बूरा घाघ, और 50 मीटर की गिरावट के साथ कौन है, घोघरी। ठीक है, अब इसमें आप एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए तो इस तरह पूछ सकता है कि पाट क्षेत्र में जो है 2 नदी बहती है, नदी के नाम अलग अलग दे सकता है, तो आपको याद रखना कि कोयल नदी बहती है और शंख नदी बहती है। ठीक है, और ये इनको 2 पहाड़ी जो है, ये शानू पहाड़ी और सरयू पहाड़ी, ये सब याद रख लीजिएगा, ये दोनों को विच्छेदित करती है। और यहाँ पे 2 झरने पाए जाते हैं, कौन कौन सा, बूरा घाघ पाए जाते हैं और घोघरी पाया जाता है, ये दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो है ये रांची का पठार। ठीक है, एक भाग देखा पहला हमने, पहले क्या देखा, पाठ देखा, पाठ क्षेत्र। अब अगला है जो रांची का पठार। ठीक है, 4 हिस्सा में हमने वर्गीकृत किया था, उसका दूसरा हिस्सा हमने अभी इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 650 मीटर है। ये झारखंड में पश्चिम में पाट और दक्षिण पूर्व में स्वर्ण रेखा के बीच सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, अभी हमने बोला कि झारखंड में क्या है कि पश्चिम में इसका क्या है, ये पाट है, और ये दक्षिण पूर्व में क्या है, स्वर्ण रेखा के बीच ये स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किस किस में लोकेशन आपको याद होना चाहिए। पठार के ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं। अगर अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने पहले किया था ज्योग्राफी, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, तो उसमें क्या कहते थे, ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं। ठीक है, पठार के, और उसके निचले इलाके जो है स्थानीय के रूप में क्या देता है, ये दोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो निचले भाग होता है दोन, ऊपरी भाग टाड़ कहते हैं। ठीक है, पठार के कुछ नदियाँ जो महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है, जैसे कौन कौन सी नदियाँ इस क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसका नाम है हुंड्रू, गौतम धारा, हिरनी और दशम। ठीक है, हुंड्रू, दशम और जोन्हा की ऊंचाई कितना है, ये देख लीजिए सबका जो है। हुंड्रू का कितना है, हुंड्रू का 73 मीटर है, और ये जो दशम है इसका कितना है, 39 मीटर है, और ये जोन्हा का कितना है, ये 36 मीटर है। ठीक है, ये नदी का याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निचला छोटा नागपुर पठार। ये तीसरा भाग है, हमने पहला दूसरा देख लिया, अब ये क्या है, निचला छोटा नागपुर पठार। यह बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और सिंहभूम तक फैला हुआ है। ठीक है, ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। बोकारो है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, धनबाद है, सिंहभूम है। ऊंचाई 350 मीटर और 150 मीटर के बीच है। इन सभी का जो ऊंचाई है वो 350 से लेकर के 150 तक के बीच का है। ठीक है, इस क्षेत्र में कई खनन औद्योगिक और खनन केंद्र हैं। कई सारे जो है खनन जो माइनिंग्स है, माइनिंग क्षेत्र यहाँ पे है।
इनको देख लेते हैं। इनके अलावा पठार के अन्य क्षेत्र में वन और कृषि गतिविधियाँ प्रचलित है। खनन और प्रौद्योगिकी जैसे बढ़ा तो उसमें क्या हुआ, कई शहरी समूह को जन्म दिया, नए नए जो है शहरी समूह आया। आपने देखा होगा कि बोकारो शहरी बना है ये, उसके बाद ये गिरिडीह बना है, उसके बाद ये धनबाद बना। जैसे वहाँ पे खनिज मिलता गया, वहाँ पे केंद्र मतलब औद्योगिक बनता गया, तो नया नया शहर वहाँ पे बनता गया। ठीक है, अब ये अगला देखते हैं। लास्ट जो है ये राजमहल हाईलैंड्स। ठीक है, राजमहल हाईलैंड्स इस क्षेत्र की मुख्य पहाड़ी श्रृंखला राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 250 मीटर से 150 मीटर तक होती है इनकी ऊंचाई। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, देवघर आता है, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ जिले शामिल है। कौन कौन से ज़िले कहाँ कौन कौन एरिया में, ये सब हमने पूरा डिटेल में दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप हो सके तो 2 का स्पीड में या स्पीड थोड़ा बढ़ा करके 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पहली बार समझ में आए, दूसरी बार आपको ये वीडियो पूरा रिवीजन हो जाए, तो ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में आएगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। संथाल जनजाति जो है इस पूरे क्षेत्र में जो है हावी है, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो है ये संथाल जनजाति है, और ये संथाल परगना में आता है। ठीक है, और ये लेकिन जो उनके अलावा यहाँ पे क्या है, मल पहाड़िया जैसे अन्य पहाड़ी जनजातियाँ भी शामिल है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती है, अजय नदी बहती है, मोर नदी बहती है, मोरंग बहती है और बंसलोई बहती है। ये नदियों को याद रखिएगा। नदियाँ, डिस्ट्रिक्ट और जनजाति कहाँ कहाँ कौन कौन सा है, सब में हमने पूरा देख लीजिएगा। ऊपर में ये हमने सब में किया है, उसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसमें नदियाँ दिया है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, कौन कौन सा झरना है, ये सब हमने पूरा डिटेल में दिया है। ठीक है, अब उपरोक्त क्षेत्र के अलावा कुछ ऐसे मैदान हैं जैसे सिंहभूम के मैदान, चाईबासा के मैदान, छतरपुर के मैदान आदि है। क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में कुछ वन है, लेकिन निचले क्षेत्र में खेत योग्य भूमि है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने झारखंड का जो है ज्योग्राफी का ये पहले जो फिजिकल फीचर है, जिसकी भौतिक संरचना, ये हमने पूरा कर लिया है, पूरा डिटेल में किया है, और उतना ही कवर किया जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम काफ़ी कम है, इसलिए हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से करना है। इसके बाद हमने पूरा करना है, इसके बाद जो ज्योग्राफी का सेक्शन आएगा उसमें रिवर्स और ड्रेनेज आएगा। ठीक है, नदियाँ जो है, नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है, वो सब आएगा। उसके बाद क्लाइमेट आएगा। एक से एक हर एक सीरीज़ में हमने जितना भी टॉपिक है सबको कवर करना है। इन सब के लिए आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।